हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और अगर आप भी डिटेल में सभी चीज़ों को समझना चाहते हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को समझेंगे। देखो दोस्तों, बिजनेस को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप उस कंपनी के अंदर नहीं बल्कि उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो। और इसलिए बिजनेस के बारे में जानकारियां होनी जरूरी है। सिर्फ जानकारी नहीं, बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं और फ्यूचर में उनकी डिमांड्स कैसी रह सकती है, इनके बारे में आपको जानकारियां होनी जरूरी है। तब जाकर आपको ये विजिबिलिटी मिलेगी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में कैसी रह सकती है और उस अनुसार आप इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस ले पाते हो। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो फिर वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर पाते हो। ठीक है, लेकिन लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ फंडामेंटल रेशियोज एंड टेक्निकल्स वगैरह को समझकर इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो दोस्तों, वो भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज को इग्नोर कर दें। सबसे पहले बिजनेस को समझना है एंड उसके बाद बाकी के चीजों को। ठीक है, तो यहां पर देखो बताई जा रही है BFS यानी कि बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो इज अ विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई विथ सब्सिडरीज इन कनाडा एंड यूके। तो ये जो कंपनी है ये VFX वाली कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इनके सब्सिडरीज हैं कनाडा एंड यूके के अंदर। इट स्पेशलाइजेज इन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर VFX सॉल्यूशंस फॉर मूवीज, टीवी शोज, वेब सीरीज एंड कॉमर्शियल्स। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये VFX सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मूवीज, टीवी शोज, वेब सीरीज में जो भी VFX या फिर एनिमेशन वगैरह यूज किए जाते हैं उन चीजों के अंदर ये कंपनी काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे आप कोई मूवीज देखते हो सुपर हीरोज वाली, कि जो आपके हीरोज होते हैं वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं या पूरे जादू वगैरह के साथ काम करते हैं अपना। ठीक है, तो क्या सच में उनके पास जादू होता है? क्या सच में वो बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं? जी नहीं, वहां पर VFX एंड एनिमेशन वगैरह का कमाल होता है। साथ ही साथ देखो, कोई मूवीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्टर्स होते हैं वो शेर बाघ से भिड़ जाते हैं, गॉडजिला से भिड़ जाते हैं। तो क्या सच में जानवरों से भिड़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो सब VFX एंड एनिमेशन का कमाल होता है। तो वही चीजों के अंदर ये जो कंपनी है काम करती है, टीवी शोज, वेब सीरीज एंड कॉमर्शियल्स, इन चीजों के लिए। ठीक है, इन चीजों में जो भी VFX एंड एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो चीजों के अंदर ये जो कंपनी है ये काम करती है। एंड देखो, दे हैव अप्रोक्सीमेटली 10,000 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, मतलब 10,000 लगभग प्रोजेक्ट्स ये जो है ये कंप्लीट कर चुकी है। हैज 300 प्लस क्लाइंट्स, 300 प्लस क्लाइंट्स हैं इनके। ठीक है, इंक्लूडिंग 900 मूवीज, 2000 सीरीज, 8000 कॉमर्शियल्स ETC। ठीक है, तो काफी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की। काफी ज्यादा अभी तक कंपनी ने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है। अब यहां पर देखो कि VFX टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज, तो जो इनके टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं VFX के अंदर वो चीज़ों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। ऑटोडेस्क, माया, न्यूक, 3D इक्वलाइजर, एस्पेरा, SFTP, ये सारे इनके टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर बताई जा रही है कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो विथ न्यू वेंचर्स फ्रॉम इटली, स्पेन, फ्रांस एंड नॉर्थ अमेरिका। दिस इंक्लूड्स जेनर्स ऑफ साइंस फिक्शन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ड्रामा, रोमांस, फैमिली फ्रेंडली फ्रेंचाइज और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है इटली, स्पेन, फ्रांस और नॉर्थ अमेरिका से नए वेंचर्स के साथ अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को विस्तार कर रही है, जिसमें ये सारे शामिल हैं, ये सारे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हैं। ठीक है, तो अपना जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है ये भी कंपनी बढ़ा रही है अलग अलग प्रकार के वेंचर्स के माध्यम से। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। कंपनी इज
sorry, company has existing operational presence in चेन्नई, पुणे, वैंकूवर एंड लंदन। तो यहाँ पर कंपनी की प्रेजेंस है अभी। इट प्लान्स टू ओपन 2 एडिशनल फैसिलिटीज इन हैदराबाद एंड सलेम। तो यहाँ पर देखो 2 एडिशनल फैसिलिटीज ये जो कंपनी है ये ओपन करने की प्लानिंग कर रही है इन दोनों जगहों पर, ठीक है। एंड इज टारगेटिंग इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ कोरिया। तो ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी टारगेट करके चल रही है ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। अच्छी बात है, कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है खुद को, बहुत ही बढ़िया। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन इन FY24 के अकॉर्डिंग है कंपनीज टॉप 5 कस्टमर्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स 57% ऑफ देयर रेवेन्यू। जो कंपनी की रेवेन्यू है इसमें 57% की कंट्रीब्यूशन होती है अप्रोक्सीमेटली 5 कस्टमर्स के द्वारा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप ये FY23 के अकॉर्डिंग है। FY24 के अकॉर्डिंग देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स के माध्यम से इनकी जो रेवेन्यू रही है ये अप्रोक्सीमेटली 80% की रही है, लोकल सब्सिडरी के माध्यम से अप्रोक्सीमेटली 20% की, ठीक है। मतलब मेजर रेवेन्यू जो इनकी आई है ये एक्सपोर्ट्स के द्वारा ही आई है, मतलब दूसरे देशों के द्वारा ही आई है, लोकल से काफी कम है। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट FY24 के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका से अप्रोक्सीमेटली 40% की रेवेन्यू, यूरोप से अप्रोक्सीमेटली 35% की रेवेन्यू, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से अप्रोक्सीमेटली 17% की रेवेन्यू, अदर कंट्रीज से ओनली 8% की रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर इंडिया भी इंक्लूड है, तो ये है ज्योग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट। और मेजर रेवेन्यू जो इनकी रही है FY24 के अकॉर्डिंग वो रही है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी हमने बिजनेस को समझा काफ़ी बारीकी से। देखा जाए तो सेक्टर बढ़िया है, VFX के अंदर कंपनी काम कर रही है, और सेक्टर की डिमांड फ्यूचर में क्या रह सकती है या नहीं, डेफिनेटली रह सकती है। जिस प्रकार की इंटरटेनमेंट कंजप्शन लोगों की बढ़ रही है, आगे चलकर इनकी डिमांड्स डेफिनेटली रह सकती है, ये हम मानकर चल सकते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो मेजर रेवेन्यू इनकी जो आती है ये बाहरी देशों से आती है, इंडिया से जो रेवेन्यू है ये कम ही आती है, ठीक है। बाकी सेक्टर बढ़िया है, फ्यूचर में डिमांड्स रह सकती है। अब यहाँ पर चलो हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों ये जो कंपनी है एक SME कंपनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क भी समझ सकते हो काफी हाई होता है। यहाँ पर देखो मार्केट कैप मात्र 702 करोड़ का है, काफी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 25.5 की, इंडस्ट्री पी 40.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी कम है, चलो ठीक है। एंड उसके बाद पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। ROCE 64%, ROE 47.8%, प्रमोटर्स होल्डिंग 59.9%, प्लेस परसेंटेज 0 है। करंट प्राइस 302 की, 52 वीक हाई 658 और लो है 280 की। बुक वैल्यू 56.6 रुपए की। डेप्ट है 33.6 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.26 की, चलो ठीक है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -21.8 करोड़। एंड फिर डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, EPS है 11.9 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है, वैल्यूएशन भी फिलहाल ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। मार्च 2022 में कंपनी ने 25 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि 2023 में बढ़कर 79 करोड़ पर पहुंच गई, फिर 103 करोड़ और TTM में 127 करोड़, चलो ठीक है। प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, 1 करोड़ फिर सीधे 28 करोड़, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है। फिर यहाँ पर 37 करोड़, TTM में थोड़ी सी यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रही है, 30 करोड़ है। अब देखो ऐसा क्यों, तो इसके पीछे रीजन है यहाँ पर मार्जिन। जो OPM है कंपनी की ये इधर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जंप हुई है, 6% से बढ़कर सीधे 49% पर बढ़ गई है OPM। एंड फिर 48% ये भी लगभग ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हुई है, 48% से घटकर जो OPM है ये 33% पर आ गई है TTM में, और इस वजह से प्रॉफिट्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है,
टीटीएम की डेटा अवेलेबल है सिर्फ, और डबल डिजिट में है, 30% प्लस है, 31% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 32%। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर, इसकी भी ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड लास्ट 1 ईयर में देखें तो 0% यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, ऐसे तो आगे टेक्निकल्स के अंदर वो चीज़ डिस्कस करूँगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कंपनी की जो आईपीओ है ये आई थी पिछले साल ही तकरीबन सितंबर मंथ में, और अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टॉक जहां से शुरुआत की थी वहीं पर लगभग पहुंच चुकी है। ठीक है, मतलब रिटर्न्स की ओवरऑल अगर हम बात करें कि उस समय से अगर कोई होल्ड कर रहे हैं आईपीओ के वक्त से, तो उनके जो रिटर्न्स है वो ना के बराबर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 47% लास्ट ईयर में। चलो ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कैश रिजर्व की बात की जाए तो कैश रिजर्व कंटिन्यूअसली कंपनी की बढ़ रही है और फिलहाल 141 करोड़ की है। कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स जो है कंपनी की ये कम है, 56 करोड़ की है। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी कंटिन्यूअसली कंपनी की बढ़ते जा रही है, 16 करोड़, 53 करोड़, फिर 143 और फिर 317 करोड़। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग चलो ठीक है 59.9% और काफी टाइम से स्टेबल है, यहाँ पर लगभग 60% मानकर चल सकते हो। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर ट्रिम हुए हैं सितंबर क्वार्टर में। 1.25% की होल्डिंग थी जो कि घटकर 0.26% पर आ गई। डीआईएच की बात करें तो काफी टाइम से स्टेबल है और माइनर सी होल्डिंग है 0.01% की, एकदम बहुत ही छोटी सी होल्डिंग है डीआईएच की। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग काफी बड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। एफआईआईज ने यहाँ पर बेचा है और खरीदारी हुआ है पब्लिक के द्वारा। 38.84% से बढ़कर इनकी होल्डिंग 39.83% पर आ चुकी है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी हैं एंड कुछ नामी जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, उनकी भी होल्डिंग्स हैं पब्लिक के अंदर। लाइक यहाँ पर आशीष कचोलिया जी की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग्स हैं इस कंपनी के अंदर, लगभग 2% की है। ठीक है, मे बी 1.99% की होल्डिंग है, और भी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के होल्डिंग्स हैं इस कंपनी के अंदर। अब दोस्तों देखो, सभी चीजों को हमने यहाँ पर समझा। अब इन सभी चीजों को समझने के बाद अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो जो सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पर है वो ये है कि ये एक एसएमई कंपनी है, और जैसा कि मैंने बोला कि एसएमई कंपनीज में रिस्क काफी हाई होती है। अगर अभी मार्केट में 100 एसएमई कंपनीज हैं इस प्रकार के, तो आने वाले 10 साल में आपको 100 में से 5 ही कंपनीज मात्र आपको दिखेंगे सरवाइव करते हुए। 5 में भी 2-3 ऐसे होंगे जो सरवाइव तो कर रहे होंगे लेकिन स्थिति बहुत ही खराब होगी, और 2 कंपनीज कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कि कुछ अच्छे पोजीशन पर होंगे। ठीक है, तो ऐसी एवरेज होती है यहाँ पर एसएमई कंपनीज की। रिस्क यहाँ पर बहुत ही हाई होता है। आने वाले 10 सालों के बाद ये जो कंपनी है ये मार्केट में नजर आएगी भी या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, इस प्रकार की छोटी कंपनियों के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क होती है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर चूंकि ये एक एसएमई कंपनी है तो आपको लॉट साइज में ही इन्वेस्ट करना होगा। आप 1-2 शेयर्स नहीं खरीद पाओगे, मिनिमम आपको 1 लॉट खरीदना होगा जिसमें आपको 300 शेयर्स मिलेंगे अभी के हिसाब से। ठीक है, तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम 300 शेयर्स के 300 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो 91,170 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, लगभग मानकर चलो 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट की रिस्क लेने को तैयार हो? अगर तैयार हो तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचना। मानकर चलो कि आपका जो ये 1 लाख का अमाउंट है ये पूरा का पूरा डूब भी जाए तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार की सोच है तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना। ठीक है, अगर आप मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो अवॉइड करो। मार्केट में और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप चल सकते हो।
इस प्रकार के कंपनीज उनके लिए होते हैं जो कि अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिस्क के बारे में तो हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया, रिवॉर्ड्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो रिवॉर्ड्स भी उसी प्रकार से काफी हाई आपको मिल सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पर मार्केट कैप है लगभग 700 करोड़ की, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप 1 लाख का अमाउंट अभी लगा लेते हो, अभी अगर आप एक लॉट यहाँ पर ले लेते हो और कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है ये बढ़ते चली जाती है और मार्केट कैप जो है इनकी ये 700 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ तक अगर हो जाती है तो भी कंपनी बहुत बड़ी नहीं होगी, ठीक है, तो भी कंपनी छोटी ही रहेगी। और यहाँ पर रिटर्न्स जो है हमारे ये डबल हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख का जो अमाउंट है ये 2 लाख बन जाएगा, ठीक है। कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है ये हुई है डबल, तो हमारा जो अमाउंट है ये भी डबल हो जाएगा। जो मार्केट कैप है ये डबल हो गई है तो हमारे जो रिटर्न्स हैं ये भी डबल हो जाएंगे, है कि नहीं। और कंपनी अभी भी बहुत बड़ी नहीं हुई है लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं ये डबल हो गए हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम मानकर चलें कि 700 करोड़ का मार्केट कैप है और ये अगर 10 गुना हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट कैप हो जाएगा 7000 करोड़ का, तो भी ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप ही रहेगी, बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 10x हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख का जो अमाउंट है ये 10 लाख बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिटर्न्स भी बन सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और रिस्क भी यहाँ पर काफी हाई है। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ 7000 करोड़ तक का ही एग्जांपल देकर बताया, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके हम नहीं चल रहे हैं ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में टीसीएस इन्फोसिस टाइप की मार्केट कैप वाली बन जाए, जी नहीं। बस यहाँ पर हमने 10 गुना ही एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। 10 गुना भी अगर इनका मार्केट कैप हो जाता है मतलब 7000 करोड़ तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी हमारे जो रिटर्न्स हैं वो जबरदस्त बन जाएंगे, इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इतना भी हो जाएगा तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो इतने रिटर्न्स बनने के बाद अगर आगे के लिए विजिबिलिटी मिलती है आपको तो फिर आप आगे के लिए होल्ड कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। तो रिटर्न्स भी यहां पर हाई मिलने के चांसेस हैं जिस प्रकार से रिस्क है। अब देखो यहां पर टेक्निकल्स को समझ लेते हैं थोड़ा। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जहां से स्टॉक की शुरुआत हुई थी लगभग वहीं पर पहुंच चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल है 302 की, यही सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक पहुंची हुई है। वैसे यहाँ पर लो की लेवल है 250 की, ठीक है, ऑल टाइम लो की लेवल है 250 की, अभी लो के लेवल पर नहीं आई है, 50 रुपये लगभग ऊपर ही है, लेकिन सपोर्ट के लेवल पर है। और यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 54% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पर पैसे लगाने जा रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि वो सारा का सारा डूब भी सकता है, तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप सिर्फ एक लॉट ले सकते हो। जैसा कि मैंने बोला 250 का लेवल, ये जो लेवल है ये ऑल टाइम लो का लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है तो फिर नीचे में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो स्टॉक कहीं तक भी गिरकर जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि रिस्क भाई यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पर गिरावट आने लगी लोअर सर्किट के साथ तो फिर आप बेचना चाहो भी तो नहीं बेच पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि चलो मानकर चलते हैं कि उतना अमाउंट हमारा लॉस में भी चला जाए तो उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसी सोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा वेट करके चलना चाहो तो वेट करके भी चल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और गिरावट आने देते हैं एंड उसके बाद बाइंग करेंगे तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। अगर रिकवरी का इंडिकेशन मिले तो उस इंडिकेशन के साथ भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो सभी तरीके मैंने आप सभी को बता दिए हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हमने डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है।
इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ों को अभी हमने समझाया है आप सभी लोगों को, वो कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं थे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है, तो फिर आपको अपनी तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, तो उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।